जय हिंद। आज हम बात करने वाला है G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। आखिर क्या है ये G7 शिखर सम्मेलन, किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस G7 शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। जापान की राजधानी टोक्यो वहां पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज के इस डिस्कशन क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये G सम्मेलन आखिर इतने ट्रेंडिंग में क्यों है। अभी आप लोग सभी न्यूज चैनल में देख सकते हैं G7 इस तरीके से चल रहा है, और कुछ दिनों बाद आप लोग देखेंगे G20 चलेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान G20 को लेकर हम लोग पर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप लोग को अगले टॉपिक में समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में कि आखिर ये शिखर सम्मेलन में होने वाला आखिर क्या है, किस तरीके से मतलब इंडिया जो इतना पहले चला गया है और भी अलग अलग देश के जो मतलब प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि G7 आखिर है क्या। तो G7 7 देशों का एक समूह है, लेकिन हालांकि इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो G7 की शुरुआत के बारे में बात करें, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें अगर देशों में शामिल देशों के बारे में बात करें तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 7 देश शामिल है। फिलहाल इसको ऐड किया है जो कनाडा इसमें मिलकर साथ हुआ है। फिलहाल ये G6 था। तो सबसे पहले आप लोग देशों का नाम सुन लीजिए। सबसे पहला नंबर आता है जापान, दूसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आता है क्या आता है तीसरा आता है यूनाइटेड किंगडम, चौथा आता है कनाडा, और पांचवा आता है जर्मनी, और यहाँ पे 6th नंबर में आता है फ्रांस, और यहाँ पे 7th नंबर पे आता है इटली। हालांकि यहाँ पे कनाडा को 7th नंबर पे रखना पड़ेगा। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। G7 की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी, और इसमें पहले 6 देश थे और यहाँ पे अभी 7 देश हो गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये G शिखर सम्मेलन जापान में होने पर क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है, किस तरीके से रूस और यूक्रेन से रिलेटेड इसमें ज़्यादा प्रभाव को रखा जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन में पिछले 1.5-2 साल से लगभग यहाँ पे युद्ध चल रहा है, और हमेशा रसिया मतलब यूक्रेन को दबाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे हमेशा हमला की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं कि यूक्रेन की बोली भी निकल नहीं रहा है कि किस तरीके से हमने वहाँ के सेना को मार दिया है या कुछ किया है। तो कुछ इस तरीके से हमेशा रूस मतलब धमकी देते रहता है कि हम परमाणु हथियार छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर परमाणु हथियार के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा परमाणु हथियार वाला संपन्न देश रसिया ही है। रसिया इसीलिए तो सुपर पावर माना जाता है, इसीलिए तो ये G7 जितने भी देश हैं सभी मिलकर यहाँ पे जापान में बैठक बुला रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंडिया किसके साथ है, इंडिया किसके साथ होगा इस सम्मेलन में। क्योंकि इंडिया के लिए तो दो विधा का बात है। इस तरफ है अमेरिका और इस सहयोगी देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देश हैं, और जापान है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ क्या है, चाइना है और उत्तर कोरिया है, और इससे संबंधित क्या है, इससे संबंधित देश है रसिया जो इसको लेकर यहाँ पे ज़्यादा मुद्दे में डिबेट में इसमें आने वाला है। G7 का जो मीटिंग होने वाला है वो रसिया ही ज़्यादा टॉपिक इसमें आने वाला है। तो रसिया के बारे में इसलिए ज़्यादा चर्चा होगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे युद्ध हो रहा है, और युद्ध में काफ़ी जान माल के नुकसान हो चुके हैं, और रसिया अभी भी पीछे हटने की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ये यूक्रेन जो देश है उसको हम कभी भी नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि नेटो का जो भी शामिल हो जाएगा, किसी भी देश उस पर नेटो देश पर हमला करेगा, वो सभी मिलकर 30 देश मिलकर या जितने भी 35 देश हैं वो सभी मिलकर क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे। हालांकि भारत ना नेटो का सदस्य है ना G7 का सदस्य है, हालांकि G20 का वो भारत सदस्य है। तो चलिए G20 का जो बैठक होगा जब होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। G7 समिट न्यूज़ शिखर सम्मेलन में भारत क्यों किया गया है आमंत्रित, जानिए क्या है पीएम मोदी की भूमिका। देखिए क्या है, भारत को इसमें आमंत्रित किया गया है, क्यों आमंत्रित किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। जानिए क्या है पीएम मोदी की भूमिका। ये है हेडलाइन, क्या है हेडलाइन, ये काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों में छपा है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। जापान के हिरोशिमा में G7 की शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। क्या है, औपचारिक शुरुआत जो है इसकी हो चुकी है, और सम्मेलन में क्या है, सम्मेलन में दुनिया भर के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों का प्रमुख भारत है। क्या है,
दुनिया भर के जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसके अंतर्गत भारत भी आता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जी शिखर सम्मेलन में देखी गई पीएम मोदी का जलवा। देखिए पीएम मोदी का जलवा वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, G20 सम्मेलन जो है उसमें भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से टोक्यो, इस समय दुनिया भर की निगाह जापान के हिरोशिमा पर टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है आप लोगों को पहले बताएं, क्योंकि इसमें फैसला होने वाला है चाइना और रसिया के बारे में, परमाणु हमले का हथियार हो चुके इस शहर जी सम्मेलन के नेता वार्षिक बैठक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वार्षिक बैठक यहाँ पे हो रहा है। इस बार जापान का बारी है। जैसे जी सम्मेलन जो है ये हर साल होता है, किसी महीना में ये फिक्स हो जाता है और ये होता है। तो इस साल किस में होने वाला है? इस साल होने वाला है जापान में। इस जी शिखर सम्मेलन में कहा जाता है कि शुक्रवार से शुरू हुए इस सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा 8 और महान मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देखिए सदस्य देश जो 7 है वो है ही है, इसमें और 8 देशों को किया गया है। आप लोग को पहले भी नाम बताएं, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया इस तरीके से शामिल हैं। G7 दुनिया की सबसे धनी लोकतांत्रिक जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं कनाडा इस समूह में क्या है? शामिल है। इसकी अध्यक्षता हर साल सदस्य देश की भूमिका में होती है। इस साल G7 की अध्यक्षता जापान के पास है और वो जो जिस देश को चाहे वो उसको बुला सकता है। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो मतलब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुआ। इससे तो रूस और भी मतलब घबराने वाला है, रूस के लिए और भी यहाँ पे बड़ी बात होने वाला है। कैसे बना G7 समूह? देखिए G7 समूह के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बना है G7 समूह। G7 देश आर्थिक रूप से उतने प्रभावशाली नहीं है जितने पहले थे। देखिए जितने पहले थे उतने अभी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अभी भी है। दुनिया के 60% अर्थव्यवस्था इसी के अंतर्गत आते हैं, जो अभी 30% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 1990 में G7 की दुनिया के पास कुल GDP का आधे से अधिक हिस्सा था। देखिए 60% बोले, आधे से अधिक था। अब BBC के एक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए BBC छापा है ये, इसमें कोई संदेह होने की बात ही नहीं है, के अनुसार G7 देशों की कुल GDP दुनिया की 30% रह गया है। देखिए दुनिया की 30% रह गया है अब, मतलब इसका उतना पावर नहीं रहा है जितना पहले था। शुरुआत में ये 6 देशों के समूह था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुआ था। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित विश्व आर्थिक जो संकट था उससे संबंधित इसमें बात को रखा गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें जब कनाडा को जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया? ये G7 बन गया। G7 शिखर सम्मेलन में ये सदस्य गैर देश मंत्रित हैं। क्या है? G7। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे कुछ इस तरीके से आता है। G7 शिखर सम्मेलन में ये गैर सदस्य देश आमंत्रित, क्या है? ये गैर सदस्य देश जो है उसको भी आमंत्रित किया गया है। कौन है ये देश? तो देश का नाम तो आप लोग को पहले भी बताया। G7 राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और अन्य उत्पन्न अर्थव्यवस्था और भारत जैसे उभरने वाले बाजारों और तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस जी सम्मेलन में आखिर किस किस देश को भाग दिया गया है। तो G7 शिखर सम्मेलन में ये गैर सदस्य आमंत्रित किया गया है। ये सदस्य नहीं है जी सम्मेलन का, लेकिन फिर भी इसको आमंत्रित किया गया है। G7 राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसी अन्य यहाँ पे देख सकते हैं नई उन्नत अर्थव्यवस्था, भारत उभरते हुए बाजार की बढ़ती ताकत से। देखिए भारत 2024 तक बहुत ही तेजी से उभरने वाला बाजार है। भारत अपने जो भी घरेलू काम है वो खुद सुलझा लेंगे और दुनिया को यहाँ पे काफ़ी मतलब चीज़ों में सहायता करने वाला है। अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। कौन वाकिफ़ है? लोग वाकिफ़ हैं कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। इससे संबंधित मैं अभी कई डिस्कशन क्लास आप लोगों को दे दिया हूं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस साल में भारत को भी G7 में शामिल होने का नियंत्रण मिला है। देखिए G7 में शामिल होने का नियंत्रण मिला है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और वियतनाम, इंडोनेशिया, क्रोएशिया और आयरलैंड को भी आमंत्रित किया है। इन सब देशों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। चलिए अब हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा कम करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भारत अब तक कितने बार शामिल हुआ है। तो भारत अब तक इस जी सम्मेलन में 10 बार शामिल हो चुका है। अगर ये सबसे पहले करें तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2003 में हुआ था। अगर हम लोग इससे संबंधित और भी अच्छे मतलब जो भी ये अगर हम लोग इससे संबंधित और भी जो इससे रिलेटेड मतलब बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य फोकस चीन और रूस के साथ क्या है, चीन और रूस के साथ जटिल संबंध। ऐसे में G7 देशों को अपने सहयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो अलग से बुलाए गए हैं उसको भी G7 के सपोर्ट में उतरने के बारे में कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि आप लोग भी सपोर्ट में उतरिए और जो ये चाइना और जो अमेरिका और उत्तर कोरिया जो ये अपने मनमानी कर रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आगे कुछ इस तरीके से G7 पीएम मोदी का क्या होगा रुख। देखिए G7 में पीएम मोदी का क्या रुख होगा आप लोग को यहाँ पे थोड़ा डिटेल से बता देते हैं कि G7 में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे रसिया जो है, रसिया इंडिया को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है और 1971 में जब अमेरिका ने भारत पर परमाणु बम तोप के रखा था, मिसाइल तोप के रखा था, तो उस समय क्या किया था, रसिया ने हमारी मदद किया था, रसिया ने हमको उन लोगों से बचाया था। तो अब यहाँ पे बात आएगा कि इंडिया रसिया का साथ देगा या अमेरिका का साथ देगा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो इंडिया को रसिया का ही साथ देना चाहिए क्योंकि ये भारत के लिए कभी भी पीछे हटने नहीं हटता है। ये S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को दिया है और भी बहुत सारे मिसाइल सिस्टम यहाँ पे देने वाला है और ये कि 107 जो है वो भी भारत को ये देने वाला है बहुत ही जल्द, मई जून तक जुलाई तक ये भारत तक पहुँचने वाला है। तो भारत को क्या करना चाहिए, यहाँ पे भारत को ना अमेरिका की तरफ जाना चाहिए ना रसिया की तरफ जाना है, इसको रह जाना चाहिए न्यूट्रल की तरफ। और यहाँ पे जो मतलब चाइना के बारे में बात आता है, चाइना के बारे में बात आता है तो इसमें और भी जो सम्मिलित देश हैं, जो सदस्य देश हैं वो भी फिर धीरे धीरे पीछे हट जाता है क्योंकि जापान, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी देश क्या है, ये सभी देश जापान से इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ये लोग काफ़ी मतलब एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मतलब एक देश जो होता है ये थोड़ी बहुत तो चीज़ों से चलने वाला नहीं है, ये बहुत से मिलकर चलता है। तो ये इंटरनेशनल व्यापार से रिलेटेड ये काफ़ी मदद करता है चाइना इन सब देशों को, अमेरिका के अलावा ये जो G6 के जो अंतर आते हैं इसको शामिल किया है। तो कुछ इस तरीके से मतलब चाइना, रसिया और उत्तर कोरिया को जो घेरने की कोशिश किया जाएगा ये सफल होगा या नहीं होगा, किस तरीके से ये सफल होगा, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताएंगे ये सम्मेलन जो हो जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल यही अपडेट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और जी सम्मेलन को अटेंड करने के लिए कुछ इस तरीके से कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ तक इस डिस्कशन को समझ गए होंगे कि G7 क्या है, किस तरीके से इस जी सम्मेलन को आखिर मतलब इस G7 को इस बार इतना ट्रेंडिंग क्यों है, क्योंकि आप लोग मालूम है कि हर मीडिया चैनल में G7 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 G20 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 कुछ इस तरीके से चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान कुछ इस तरीके से घुस गया था इंडिया की तरफ। क्यों घुस गया था, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है G20 सम्मेलन भारत के कश्मीर में और यहाँ पे उथल पुथल बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, होने के बाद समझाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या हुआ और क्या क्या निष्कर्ष निकला इसका और क्या प्रभाव पड़ने वाला है वैश्विक मुद्रा पर और क्या पड़ने वाला है विदेशी बाजार पर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में भारत का बारे में बात करें तो भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।